तुम फ़िलहाल शादी नहीं चाहती, ऐसा क्यों? मुझे समझ नहीं आया। हालाँकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए मैं कितनी प्लानिंग कर रहा हूँ। तुम्हें तो अंदाज़ा ही है कि इस शादी को लेकर मैं कितना खुश हूँ। तो ऐसे में इस तरह की फ़ज़ूल तरह की बकवास करके तुमने दादी को अपनी तरफ क्यों किया मेरी जान? तुम्हें अंदाज़ा तो था ही ना कि मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से राज़ी हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैंने इन लम्हों का कितना इंतज़ार किया है। पुरानी बातों को सर पर सवार करके बैठी हो। निकाह के वक्त जो कुछ हुआ सो हुआ, भूल कर आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? समझ सकता हूँ। 3 साल बाद अचानक तुम्हें वहाँ मेहंदी वाले दिन देखा तो तुम्हारा वो रूप स्वरूप देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह बन संवर कर किसी भी महफिल में रहना। इस उस दिन मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया, ये सोच कर कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, और मैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन तुम पर बुरा नहीं डालना चाहता था। दूसरे दिन तुम वहाँ मेरे घर आ गई, मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी। तुम्हें किचन में काम करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम बीवी हो मेरी, हक रखती हो मुझ पर। तुम्हें इस तरह से अपने घर में चलते फिरते देखना मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद हॉल में जब तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात हुई तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि तुम उस दिन मेहंदी वाले दिन से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, क्योंकि ये मेरा हक है, और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरे हक में किसी तरह की ख़यानत करो। इसके बाद तुमने मुझे फ़ोन किया तो मुझे यही लगा कि शायद तुम अपने इंटर्नशिप के लिए किसी तरह की सिफारिश चाहती हो, क्योंकि इससे पहले मुझे इज़ा का फ़ोन आया था और वो तुम्हारी सिफारिश कर रही थी, क्योंकि तुम अपने इंटर्नशिप टेस्ट को लेकर बहुत परेशान थी। उसके बाद तुम घर आ गई। उस दिन मुझे ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि तुम घर पर हो, इसलिए मुलाजिम के सामने मैंने जो भी बातें की थी वो तुम्हारे लिए हरगिज़ नहीं थी। वो घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे वहाँ आ जा सकती हो। मुझे किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं। हाँ, निकाह के वक्त मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था, क्योंकि मैं अपना करियर बनाना चाहता था। शादी वादी के चक्करों में पड़कर मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को किसी मुश्किल की नज़र नहीं करना चाहता था। तुम्हें देखकर मेरे अंदर के रोमांटिक जरासीम जाग जाते हैं, क्योंकि मैं एक रोमांटिक इंसान हूँ। बीवी को देखकर तो किसी का भी ईमान डगमगा जाता है। इतनी सी बात को लेकर तुम शादी से इनकार कर दोगी तो ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना? और जहाँ तक ज़िबाइश की बात है तो मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ मेरी एक दोस्त थी और बस। आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? उसके मुसलसल बोलने पर आखिर वो अब उस बात की तह तक पहुँच ही चुकी थी, जब उसने गाड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर रोकी। मैं तुम्हें सब सच इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम दादी के सामने जाकर कहो कि तुम्हें रुखसती पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मुझे रुखसती की जल्दी है। मैं मज़ीद अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी तुम्हें अपने करीब देखकर, और वो भी इतना करीब देखकर हरगिज़ नहीं। वो पुरसकून अंदाज में हुक्म दे रहा था, मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं, और ना ही मैं आपकी शादी के लिए राज़ी हूँ। ये तो मैं दादी से और ना ही मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हूँ। ये तो सिर्फ़ मैंने दादी के सामने 6 महीनों की बात की है। हकीकत तो ये है कि ना मैं आज आपसे शादी करना चाहती हूँ और ना ही कल। उसके गाड़ी से बाहर निकलने पर वो भी खामोशी से बाहर आती उससे बोली थी, जबकि वो घर के अंदर की तरफ जा रहा था। मतलब तुम्हारे पास इस रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह नहीं, तो तुमने ये ड्रामा किया है 6 महीने बाद रुखसती करने का। ये सिर्फ़ एक बहाना है मुझसे जान छुड़ाने का, राइट? जी बिल्कुल, मैं ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, और वो भी यहीं पर। वो अभी बोल रही थी जब अचानक वो उसका बाजू थामकर अपने नज़दीक खींचकर उसे कंधे पर उठा चुका था। लेकिन मेरा ये रिश्ता ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं मिसेस। तुम्हें क्या लगता है 3 साल का इंतज़ार मैं यूं ही वेस्ट जाने दूंगा? हरगिज़ नहीं मेरी जान। आज शाम को तुम घर जाकर खुद रुखसती की बात करोगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो उसे कंधे पर उठाए हुए बोल रहा था, जबकि वो मुसलसल इनकार करती खुद को उससे छुड़वाने में ही हलकान हो रही थी। नहीं ज़ारन, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। देखिए ज़ारन, वहीं रुक जाएँ वरना ठीक नहीं होगा। वो उसे बेड पर फेंकता अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि वो घबराई हुई उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। अब अच्छा हो या बुरा, किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ मैं। तुम अपनी मर्ज़ी से इस शादी से फ़िलहाल इनकार कर चुकी हो, और मैं किसी भी कीमत पर रुखसती चाहता हूँ। तुमने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है, तो अब मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि तुम शादी के लिए दादी को क्या कहती हो। वेडिंग नाइट के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी वेडिंग नाइट इतनी फीकी हो रही है। लेकिन ये तो वेडिंग डे है, बट इट्स ओके। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास खुद ही हो जाएगा। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रही कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूँ, कितना बेताब हूँ। बस इतनी सी बात तुम समझना नहीं चाहती हो, तो फिर जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो रहा है।
वो अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकते बेड की तरफ बढ़ा, जबकि उसने अगले ही लम्हे बेड से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश को वो अगले ही लम्हे नाकाम बनाता उसे बेड पर धकेल चुका था। नहीं ज़ारन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके धक्का देने पर वो मज़ीद घबराकर हाथ पैर मारने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ारन इस तरह की हरकत पर उतर आएगा। उसकी तो ये सोच थी कि वो उसे प्यार से या फ़रेब से मनाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आएगा। लेकिन इस तरह की हरकत वो ऐसा कैसे कर सकता था उसके साथ? क्या बिगाड़ा था उसने उस शख्स का जो वो उसके साथ ऐसा कर रहा था? नहीं ज़ारन, प्लीज़ खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। अभी तक हमारी रुखसती नहीं हुई तो तुम्हारी वजह से नहीं हुई ना, मैं तो करवा रहा था ना, बल्कि रुखसती के बाद ये सब करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे जज्बात की कदर करने के बजाय उन्हें मज़ीद भड़काया। आज तुम्हारी वजह से मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। मैं तो इज़्ज़त और एहतराम से तुम्हारी रुखसती करवा रहा था, सब घर वालों की मर्ज़ी और दुआओं के साथ, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर भुगतो। आज तुम इस वक्त मेरे बेडरूम में मौजूद हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गलती की वजह से। सुबह तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता दूँगा और उसके बाद तुम खुद ही रुखसती के लिए मान जाओगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग के पुर्ज़े ना कुछ ज़्यादा ही ढीले हो चुके हैं। इन्हें ज़रूरत है एक मैकेनिक की, और ये मैकेनिकी मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। मुझसे दूर भागना तो दूर की बात, एक लम्हे के लिए भी दूर रहते हुए तुम्हारी जान जाएगी। कल से जब खुद को आईने में देखोगी ना, तब तुम्हें मेरा अक्स नज़र आएगा। तुम्हें खुद से मेरी खुशबू आती महसूस होगी। तुम्हारी सांसों में उतर जाने का हुनर आता है मुझे। आज से, अभी से खुद को मिसेस ज़रान शाह कबूल कर लो, क्योंकि अब से सिर्फ तुम मेरी हो और मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। ज़रान अपने ख़तरनाक इरादों से पीछे हटने को एक पल के लिए भी तैयार न था। उसने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया था और अब इस फ़ैसले पर वो अमल करने वाला था। वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, बल्कि अपनी रूह तक में उतार लेना चाहता था। लेकिन ये लड़की सीधे तरीके से मान ही नहीं रही थी। उसके दिल में जो भी था वो साफ अल्फाज में उससे कह चुका था, लेकिन फिर भी ये लड़की इतनी बेवकूफ़ थी कि उसकी बात को समझने की बजाय हर चीज़ को नेगेटिव ही ले रही थी। सिर्फ इसलिए आज वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। निकाह के बाद से लेकर अब तक उसने ज़ारन शाह का इतना खौफ महसूस नहीं किया था जितना उसे आज महसूस हो रहा था। उसके जज्बात, एहसासात जैसे सब आज उसकी बाहों में कैद होकर बेमोल हो रहे थे। वो ये सब कुछ इस तरह से तो नहीं चाहती थी। वो उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसके एहसासात की परवाह किए बगैर उस पर अपना हक जता रहा था, बल्कि ज़बरदस्ती वसूल कर रहा था। ये रोना धोना क्यों मचा रखा है तुमने? कोई अनोखी लड़की नहीं हो। सारी दुनिया में रोज़ हज़ारों लड़कियों की शादी होती है। तुम्हारे वाले ड्रामे शायद ही कोई करता हो। अब ये मत कहना कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है। तुम्हें पूरा पूरा मौका दिया गया था, लेकिन शायद तुम इस तरह से नहीं चाहती थी, और ज़ारन शाह को सिर्फ इबादत ज़ारन शाह मैसर हो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे या वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इबादत ज़ारन शाह मेरे पास हो। अब ये रोना धोना बंद करो। मज़ीद तुम्हारा रोना धोना देखकर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। वो इस अंदाज में बोला कि इबादत सहम कर रह गई। अब से यही समझो कि तुम्हारी रुखसती हो चुकी है और मैं ज़ारन शाह तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन चुका हूँ। अब ये धड़कनें भी सिर्फ मेरे नाम से धड़केंगी। रुखसती जिस तारीख पर तय पाई है उसी तारीख पर होगी। अगर चाहो तो पहले आ सकती हो मेरे पास, लेकिन ये 6 महीने वाला ड्रामा यहीं पर ख़त्म कर दो। अब अगर तुम्हारे मुंह से मैंने इनकार सुना ना, तो इस दिन से ज़्यादा ख़तरनाक रातें तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। वो उसे खुद में समेट गया। इबादत इतने आंसू बहा चुकी थी कि अब उसकी आंखें भी खुश्क हो चुकी थी। शायद ये उसकी ज़िद की सज़ा थी जो उसने ज़ारन शाह से लगाई थी। शायद वो भूल गई थी कि वो ज़ारन के मुकाबला करने के काबिल नहीं हुई अभी तक। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लगी थी, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। बस वो उस शख्स की बाहों में इस तरह कैद थी कि खुद को नहीं छुड़वा पाई। किसी का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जबकि वो मुसलसल आंखें बंद करती कभी इधर तो कभी उधर चेहरा फेरे सोने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक उसकी आंख खुल गई। ज़ारन का फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा मुसलसल बज रहा था। वो जैसे होशो हवास की दुनिया में वापस आई थी। निगाहें सामने लगे वॉल क्लॉक की तरफ गई, जहाँ 4:45 बज रहे थे। सो जाओ, फजूल लोग हैं, तंग कर रहे हैं। बेचारे अभी जानते नहीं है ना कि ज़ारन शाह अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ है। वो उसे एक बार फिर से खुद में कैद करते हुए बोला, जबकि इबादत एक झटके से वापस उठकर बैठ गई। ज़रान, वो उसे खुद से दूर करती उठने लगी जब उसने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या हो गया? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अभी 1.25 घंटा बाकी है तुम्हारे घर जाने में। रिलैक्स हो जाओ, मैं खुद छोड़ दूंगा। इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसमें
اس کے پریشانی سے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور ساتھ ہی اسے خود سے لگاتے اس کا لباس درست کرنے لگا۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ آگے پیچھے دوپٹہ تلاش کرتی، نگاہیں اس کی سائڈ پر پڑے دوپٹے پر جما چکی تھی۔ تمہارے لیے بہت سی شاپنگ کر کے رکھی ہے میں نے جو تم شادی کے بعد استعمال کر سکتی تھی، لیکن اب تو سمجھو شادی ہو ہی گئی، تو جاؤ اور کوئی بھی کپڑے پہن لو۔ پوری وارڈروب تمہاری مرضی کے کپڑوں سے بھری پڑی ہے، جو سوٹ پسند آئے پہن لو۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، میں خود اپنی مرضی سے کوئی کپڑے نکال کر دیتا ہوں۔ آج تو میری مرضی کے ہی کپڑے پہننے چاہیے۔ وہ بالکل ریلیکس آؤٹ کر الماری کے پاس آیا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ تمہارے لیے پرفیکٹ رہے گا عبادت۔ فی الحال یقیناً تم کسی طرح کے ہیوی کپڑے پہننا نہیں چاہو گی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینتی واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے فون کی طرف بڑھتا فون اٹھا چکا تھا۔ سر مس عبادت صبح سے آپ کے ساتھ کہیں گئی ہیں، وہ واپس نہیں آئی۔ آپ کی 5 بجے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے، تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گی؟ نہیں، وہ میٹنگ کینسل کر دو۔ میں فی الحال کسی طرح کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ اور مس عبادت صبح ہی طبیعت خرابی کی وجہ سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ یہ والی میٹنگ کل صبح تک پوسٹ پون کر دو۔ فی الحال میرا بالکل موڈ نہیں ہے کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا۔ میں بس آفس کا چکر نہیں لگاؤں گا واپس، اب صبح ہی آؤں گا، تم سب سنبھال لینا۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ اب وہ عبادت کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کچھ سوچتے اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم زورش بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ زران بھائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ زورش نے بڑے خوش اخلاقی سے کہا۔ اپنے اس دیور کے ساتھ اس کی زیادہ ملاقات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اسے باقی دیوروں کی طرح وہ بھی بہت عزیز تھا۔ جی الحمدللہ۔ وہ بھابھی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری اور عبادت کی ایک ضروری میٹنگ ہے اور آج واپسی جلدی نہیں ہوگی۔ آپ ڈرائیور کو مت بھیجیے گا، میں خود رات کو عبادت کو گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ بڑے پرسکون سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے زران بھائی، بس آپ اسے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر نہ لے جاؤں؟ ویسے بھی میری بیوی ہے، اپنی چیزیں اپنے پاس رکھنا اچھی بات ہوتی ہے نا؟ وہ شرارت سے بولا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، ابھی تک وہ ہماری ہے، آپ کی تو 1 مہینے کے بعد ہوگی، پھر گھر پر لے جائیں یا پھر چاند پر لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر آج اس نے گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ وہ آج ہی رخصت ہو کر میرے گھر جانا چاہتی ہے تو پھر کیا کریں گی آپ؟ وہ شرارتاً پوچھ رہا تھا۔ چلیں پھر تو ہم مجبور ہو جائیں گے نا آپ کی چیز آپ کو دینے کے لیے۔ زورش کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر تیار ہو جائیں، میں آپ کو مجبور کرنے والا ہوں جلدی۔ اب میں اپنی امانت آپ لوگوں کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہنے دوں گا، بہت بگاڑ دیا ہے آپ نے اسے لگتا ہے۔ یقیناً آپ باریک بھائی کی کوئی بات نہیں سنتی، اسی لیے تو آپ کی یہ دیورانی صاحبہ بھی میری کوئی بات نہیں سنتی، لیکن کوئی بات نہیں، ہم باریک بھائی کی طرح سیدھے سادے نہیں ہیں، ہم لائن پر لے آئیں گے میڈم کو۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تو زورش کھلکھلا کر ہنس دی۔ کوئی لائن پر نہیں لا سکتے آپ اسے، ایک دفعہ گھر آئے تو ایسی ایسی پٹیاں پڑھاؤں گی نا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے آپ۔ زورش نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ تو پھر پڑھا لیجئے پٹیاں، ہم بھی ایسا رنگ چڑھائیں گے آپ کی دیورانی پر کہ ہمارے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا انہیں۔ چیلنج ایکسیپٹڈ، دوسری طرف سے فوراً آواز آئی تو زران مسکرا دیا۔ چلیں جی پھر ہو گیا یہ چیلنج، ملتے ہیں آپ کو کچھ دنوں میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے الوداعی کلام بول رہا تھا جبکہ وہ واش روم سے باہر نکلی۔